दोस्तों, ये दिसंबर 1968 का वाकया है। जापान में बैंक का एक अमला 300 मिलियन येन लेकर किसी दूसरे बैंक जा रहा था। अचानक उनके सामने पुलिस का एक आदमी आता है, उनसे कहता है कि जिस गाड़ी पर आप सवार हैं, इसके नीचे एक बम लगाया जा चुका है। इससे पहले कि बैंक का वो अमला गाड़ी से नीचे उतरता, पुलिस का वो आदमी गाड़ी के नीचे नकली बम फेंक चुका था। उन लोगों ने जब गाड़ी से नीचे उतरकर देखा तो उनकी गाड़ी के नीचे से धुआं निकल रहा था। ये देखकर गाड़ी में मौजूद आदमी दौड़ लगा देते हैं। थोड़ी दूर जाकर वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो पुलिस वाला आदमी गाड़ी के साथ कहीं गायब हो चुका होता है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। इस केस में 1,10,000 लोग इन्वॉल्व किए जाते हैं, मगर फिर भी इस आदमी के बारे में पता नहीं चल पाता और आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि वो आदमी कौन था और इतनी बड़ी रकम लेकर वो गया कहां। कनाडा में ऐसा इलाका है जिसका नाम शार्लटन वेस्ट है। वहां डियाना लेबेनिक नाम की एक औरत रहती थी। इस औरत का कहना है कि 18 अगस्त 1991 को रात के 10 बजे मैं अपने बच्चों को सुला रही थी कि अचानक मुझे अपने घर के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। इसी वजह से मैंने अपने घर की खिड़की खोली जो खेत की तरफ खुलती थी, तो मैंने देखा कि खेत में आग लगी हुई है, मगर वो आग काफी अजीबोगरीब थी और वो एक ही जगह जल रही थी। इस आग में से धुआं नहीं निकल रहा था। थोड़ी ही देर में वहां एक यूएफओ आता है और वो यूएफओ उस जगह उतरता है जहां आग लगी हुई थी। उस यूएफओ के ऊपर काफी तेज रोशनी वाली लाइटें निकल रही थीं, मगर उसकी कोई आवाज नहीं थी। उस औरत का कहना था कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं क्या नजारा देख रही हूं। उस औरत का कहना था कि मैंने ये नजारा 10 मिनट तक मुसलसल देखा और 10 मिनट बाद वो यूएफओ हवा में आसमान की तरफ उड़कर कहीं गायब हो जाता है और खेतों में लगी हुई आग भी बुझ जाती है। उस वक्त मैंने सोचा कि पुलिस को फोन करूं। मैं पुलिस को फोन करने ही वाली थी, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं पुलिस को बताऊंगी क्या। इसी वजह से मैंने पुलिस को फोन नहीं किया। उसके थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक हेलीकॉप्टर आकर उस खेत में उतरता है और कुछ ही देर बाद वहां से गायब हो जाता है। वो औरत काफी डर चुकी थी और इसीलिए वो अपने कमरे में चली गई। उस औरत का कहना था कि सुबह उठकर मैंने अपने शौहर और अपनी मां को ये बात बताई, मगर उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि हो सकता है तुम्हें कोई ख्वाब आया हो, मगर उस औरत का कहना था कि मैं ये बात यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उस रात मैंने जो कुछ देखा वो ख्वाब नहीं, सच था। उस औरत ने बहुत से लोगों को भी इस वाकये के बारे में बताया, मगर किसी ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया और वो औरत भी ये बात भूलकर अपनी जिंदगी में मगन हो गई। मगर उस वाकये के 6 माह बाद एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। ये फरवरी 1992 की बात है। कनाडा में बॉब ओचेस्लर नाम का एक आदमी रहता था। इस शख्स के घर एक पार्सल आता है। जब इस पार्सल को खोला जाता है तो अंदर से एक पेपर, एक नक्शा, कुछ तस्वीरें और एक वीडियो टेप मिलती है। वो शख्स वीडियो को अपनी टीवी पर चालू करता है। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस वीडियो में वो सब कुछ मौजूद था जो डियाना ने बताया था, जैसा कि आप सामने स्क्रीन में देख सकते हैं। मगर उस वक्त उस शख्स को डियाना के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था। वो शख्स ये भी नहीं जान पा रहा था कि वो पार्सल किसने भेजा था, क्योंकि पार्सल भेजने वाले का नाम दर्ज नहीं था और इसके अंदर से जो नक्शा निकला था, इस नक्शे में डियाना के घर का मुकम्मल पता दर्ज था। वो शख्स उस पते पर डियाना के घर जाता है। वो औरत घर में मौजूद होती है। वो शख्स उसे वीडियो टेप दिखाता है। ये वीडियो देखकर वो औरत कहती है कि उस रात मैंने ये सारा नजारा अपनी खुली आंखों से देखा था। इस वीडियो को कई बार बहुत से लोगों ने देखा, मगर कोई ये समझ नहीं पाया कि ये वीडियो असली है या नकली। वो दोनों ही इस बात से बेहद हैरान थे कि उस रात ये वीडियो किसने बनाई थी और वो वीडियो उस शख्स के पास क्यों और किस मकसद के लिए भेजी गई। उस औरत का कहना था कि उस रात जब ये वाकया पेश आया था, उसके बाद मैंने खेतों में बहुत दफा हेलीकॉप्टर्स को मंडलाते हुए देखा। वो हेलीकॉप्टर इस खेत के ऊपर क्यों चक्कर लगाते हैं, ये कोई भी नहीं जानता। इस वाकये को आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। साल 1893 में 2 दोस्त इस टॉवर के ऊपर चढ़े थे, मगर सन 1941 में जॉर्ज नाम के इस आदमी को इसके दोस्तों ने एक चैलेंज दिया कि उसे एक हेलीकॉप्टर के जरिए इस टॉवर के ऊपर छोड़ा जाएगा, फिर वहां से पैराशूट के जरिए इस टॉवर पर से उतरेगा। जॉर्ज ने ये चैलेंज पूरा कर दिया और वो टॉवर पर उतर भी गया।
मगर हैरानी की बात यह है कि टॉवर से नीचे कैसे उतरना है, ये ना तो जॉर्ज ने सोचा और ना ही उसके दोस्तों को ये ख्याल आया। यानी उसे टॉवर से नीचे उतारना अब एक नया चैलेंज बन चुका था। जॉर्ज को डेविल्स टॉवर से उतारना एक इंतहाई मुश्किल काम था। ये टॉवर ऊपर से छोटा नजर आता है मगर नीचे से काफी बड़ा है। ये शख्स पैराशूट के जरिए भी जमीन तक नहीं आ सकता था। अगर ये पैराशूट खोलता इससे पहले ही वो टॉवर के साथ टकरा जाता। जब ये शख्स टॉवर के ऊपर फंसा तो ये बात पूरे अमेरिका में फैल गई। ये शख्स इस टॉवर के ऊपर तकरीबन 6 दिन तक फंसा रहा। इस दौरान तकरीबन 7,000 से ज्यादा लोग जॉर्ज को वहां देखने आए थे, मगर किसी के पास ये आइडिया नहीं था कि इस शख्स को हिफाजत के साथ टॉवर से नीचे कैसे उतारा जाए। बाद में रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और उसे इंतहाई मुश्किल से टॉवर से नीचे उतारा गया। नाजरीन, नॉर्मल लोगों को अगर 2 काम एक साथ करने हो तो उन्हें सोचना पड़ता है, मगर इस दुनिया में एक शख्स ऐसा भी है जो पिछले 60 साल से एक मशीन के अंदर बंद था और इस इंसान ने इस मशीन के अंदर लेटे लेटे लॉ की डिग्री भी हासिल कर ली। हैरानी की बात यह है कि यह शख्स एक किताब का मुसन्निफ भी है। पॉल एलेक्जेंडर अमेरिका का एक मुसन्निफ है। सन 1952 से यह शख्स खुद से सांस नहीं ले सकता था। इनको सांस लेने के लिए आयरन लंग का सहारा लेना पड़ता था, यानी इनके फेफड़े मसनूई थे। ये इस कदर बहादुर इंसान था कि इसने इस हालत में भी जिंदगी से हार नहीं मानी और लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। इस शख्स को मैन इन द आयरन लंग के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये शख्स 6 साल की उम्र से ही पोलियो जैसे मरज में मुब्तला हो गया था और इस बीमारी की वजह से इसकी जिंदगी इंतहाई दुश्वार गुजार थी। इस दौरान एक मर्तबा दोस्तों के साथ खेलते हुए इसको चोट लग गई। इस तरह इस शख्स का चलना फिरना और खाना पीना भी मुश्किल हो गया। पोलियो का मसला जब हद से बढ़ने लगा तो इसके फेफड़ों में भी मसला होने लगा और इसे सांस लेने में काफी दुश्वारी का सामना होने लगा। डॉक्टरों के पास इसके सिवा और कोई हल नहीं था कि इस शख्स को आयरन लंग में रखा जाए। डॉक्टरों को उम्मीद थी कि इलाज के बाद उनके फेफड़े काम करना शुरू कर देंगे, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका और ये शख्स अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते 11 मार्च सन 2024 को इस दुनिया से चल बसा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अंधेरे में भी बिल्कुल ठीक से देख सकें तो आपको चाहिए आप अपनी एक आंख सारा दिन बंद करके रखें। अगर हम दिन भर एक आंख बंद करके रखेंगे और इस आंख को रात के वक्त खोलेंगे तो हम अंधेरे में भी वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। समुद्री डाकू भी इसी वजह से दिन के वक्त अपनी एक आंख बंद रखते हैं। दोस्तों, एरोटोमेनिया एक ऐसी बीमारी है कि इस बीमारी में मुब्तला शख्स को ऐसा लगता है कि सामने बैठा हुआ शख्स उससे प्यार करता है और उसे पसंद करता है, मगर दर हकीकत ऐसा नहीं होता। दोस्तों, ट्रेसी नाम की लड़की यूके में रहती थी। ये यूके में अपने एक भाई और एक माँ के साथ रहा करती थी। 24 अप्रैल सन 2015 को इस लड़की ने अपने भाई से कहा कि वो दुकान पर एक अंगूठी लेने जा रही है। ये लड़की दुकान पर गई, इसने वहां से एक अंगूठी खरीदी और फिर एक क्लब में चली गई। वहां जाकर उसने काफी ज्यादा शराब पी ली। क्लब में इसकी मुलाकात एक शख्स जिसका नाम क्रिस्टोफर था उसके साथ हुई। इन दोनों ने मिलकर खूब शराब पी। ये आदमी यानी क्रिस्टोफर एक होटल में काम किया करता था और हर रोज बहुत ज्यादा मिकदार में शराब पीता था। इस शख्स ने ट्रेसी से कहा कि तुम्हारा घर तुमसे बहुत दूर है, तुम नशे में हो, इसलिए आज तुम मेरे घर चलो और सुबह होते ही तुम अपने घर चली जाना। ट्रेसी ने उस शख्स की बात मान ली और उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ी। उन्होंने काफी अजीबोगरीब रात गुजारी। वो शख्स सुबह उठकर होटल अपनी ड्यूटी पर चला गया, मगर वो लड़की अपने घर न पहुंची। अब इस लड़की की फैमिली ने पुलिस में उस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू किया। सीसीटीवी में यह पता चल गया कि यह लड़की क्रिस्टोफर के घर गई थी। अब उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। हैरानी की बात यह थी कि इस लड़की का आधा जिस्म क्रिस्टोफर के घर पर मौजूद था। उस शख्स ने जिस्म का बाकी हिस्सा एक थैले में डालकर एक नदी में बहा दिया। वो शख्स पुलिस को कहने लगा कि वो लड़की दिमागी मरीजा थी, उसने मुझ पर हमला किया और मैंने अपने बचाव के लिए ऐसा किया। सच्चाई क्या थी ये तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। दोस्तों, इस लड़की का नाम फॉन कॉक्स है। ये लड़की 1973 में कैंसस सिटी मिसूरी में पैदा हुई। ये 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। इसके माँ बाप इंतहाई गरीब थे, इसलिए ये छोटी उम्र में ही कमाने लग गई थी
दरअसल ये लड़की पढ़ाई के साथ साथ एक पार्क में काम किया करती थी। दरअसल 26 जुलाई 1989 की सुबह जब ये लड़की अपने काम पर ना गई तो इसकी मां ने इसे ड्यूटी पर भेजने के लिए उसके कमरे का दरवाजा खोला। उसकी मां ने जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला तो उसकी मां के होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़की अपने कमरे में मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी। इस लड़की की गर्दन पर चोट के काफी गहरे निशानात मौजूद थे और इसका कमरा पूरी तरह से बिखरा पड़ा था। मौके पर ही पुलिस को फोन किया गया। पुलिस जब इस लड़की के कमरे में पहुंची, कमरे की तलाशी ली तो पता चला इसका बहुत सारा सामान कमरे से गायब था, यानी वहां पर चोरी हुई थी और उस चोर ने ही इस लड़की का कातिल किया था। पुलिस को इस कमरे में खून के निशानात और कुछ बाल मिले, मगर वो बाल और खून उस लड़की का नहीं था। पुलिस इस शक में पड़ गई कि हो सकता है ये दोनों चीजें उस कातिल की हों। पुलिस ने सबसे पहले उस लड़की के दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछगछ करना शुरू कर दी, मगर कोई भी ऐसा शख्स सामने नहीं आया जिस पर शक किया जा सके। पुलिस को यह भी पता चला कि उस लड़की के कमरे की खिड़की बैकयार्ड की तरफ खुलती थी। रात बहुत ज्यादा गर्मी थी, इसलिए इस लड़की ने वो खिड़की खोल रखी थी। ठीक उसी खिड़की के नीचे एक पुरानी कार खड़ी थी, यानी कोई शख्स इस कार पर चढ़ के इस लड़की के कमरे में दाखिल हुआ था। पुलिस ने जब मजीद तहकीक की तो उन्हें 3 लड़कों पर शक हुआ और इन 3 लड़कों को पकड़ लिया गया। इनमें से एक लड़का फॉन कॉक्स की क्लास में पढ़ता था, बाकी दोनों उसके दोस्त थे। दरअसल ये तीनों लड़के चोरी चकारी की वजह से काफी मशहूर थे। पुलिस ने जब काफी सख्ती से इन तीनों लड़कों से पूछगछ की तो उन्होंने कबूल कर लिया कि उन्होंने इस लड़की के कमरे में चोरी जरूर की थी, मगर उसका कत्ल नहीं किया। इन तीनों लड़कों का डीएनए टेस्ट किया गया, मगर वो टेस्ट कमरे में मौजूद खून के धब्बों और बालों के साथ मैच नहीं हुआ, तो इससे ये पता चला कि कत्ल इन तीनों लड़कों ने नहीं किया। वो लड़के फिर भी 8 माह तक जेल में बंद रहते हैं। बाद में सबूत न मिलने पर इन लड़कों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि पुलिस के पास सबूत मौजूद नहीं था। इसलिए ये केस आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया। मगर 2018 में इस लड़की के खानदान ने पुलिस पर दबाव डालना शुरू कर दिया। इस लड़की के खानदान ने बहुत से बिलबोर्ड लगाए जिसमें कातिल को पकड़ने वाले को बहुत ज्यादा इनाम देने का वादा किया गया। जब यह मामला संगीन शिद्दत इख्तियार कर गया तो पुलिस ने इस केस को दोबारा खोला। सन 2020 में डीएनए सैंपल की एडवांस टेस्टिंग करवाने का फैसला किया गया। जब इस डीएनए की रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट ने सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि वो ब्लड सैंपल उसी लड़की के खानदान के किसी फर्द के साथ मैच हो रहा था। इससे ये पता चल गया कि कातिल इसी लड़की के खानदान से कोई था। जब उस ब्लड सैंपल की गहराई से जांच की गई तो पता ये चला कि सैंपल उस लड़की के एक कजन, जिसका नाम डोनाल्ड कॉक्स था, उसके साथ मैच कर रहा था। दरअसल ये लड़का 1989 में 21 साल का था और वो पहले भी कई बार जेल जा चुका था। पुलिस समझ चुकी थी कि इस लड़की का कातिल इसका कजन डोनाल्ड ही है। सन 2020 में पुलिस जब इस आदमी को पकड़ने के लिए पहुंची तो पुलिस ये सुनकर हैरान हो गई कि सन 2006 में ये शख्स ज्यादा शराब नोशी की वजह से हलाक हो चुका था, यानी इस तफ्तीश के मुकम्मल होने से 14 साल पहले ही कातिल मर चुका था। पुलिस अब ये कभी भी नहीं जान पाएगी कि इस शख्स ने इस लड़की को क्यों कत्ल किया था। उस रात आखिर हुआ क्या था? 31 साल बाद उस लड़की की फैमिली को इस बात का भी जवाब मिल गया कि उनकी बेटी का कत्ल किसने किया था, मगर क्यों किया, उसको कत्ल करने के पीछे उसका मकसद क्या था, ये बात आज भी एक राज बनी हुई है और हो सकता है ये सारी जिंदगी एक राज ही बनी रहे। इंग्लैंड के एक शहर के समुंदर में 12 मील तक इस तरह के पत्थर निकले हुए हैं। 17वीं सदी में हेनरी नाम का एक इंजीनियर अपने जहाजों को इस मकाम से लेकर निकल रहा था। इस शख्स के 2 जहाज इन पत्थरों के दरमियान फंसकर टुकड़ों में तकसीम हो गए। वो शख्स एक इंजीनियर था और वो समझ गया कि रात के वक्त इन जहाजों का यहां से निकलना किसी खतरे से खाली नहीं है। सन 1979 में उसने इस मसले का हल निकालते हुए एक लाइट हाउस डिजाइन किया। इस लाइट हाउस का सिर्फ यही काम था कि वो दूर से आने वाले मुसाफिरों को इन पत्थरों के बारे में आगाह करें ताकि जहाज पत्थरों से ना टकरा सकें। इस शख्स ने लकड़ी और ग्रेनाइट से लाइट हाउस तामीर किया। लाइट हाउस की हाइट 115 फुट थी। लाइट हाउस के ऊपर एक लाइट वाला कमरा तामीर किया गया। ये कमरा काफी दूर से दिखाई देता था। ये लाइट हाउस 7 साल तक जहाजों को इन पत्थरों से बचाता रहा। एक दिन हेनरी इस लाइट हाउस में ही मौजूद था कि अचानक वहां पर खौफनाक समुद्री तूफान आ गया।
वो तूफान इस कदर भयानक था कि वो अपने साथ इस लाइट हाउस को बहा कर ले गया। इस वाकये के बाद ना हेनरी का कुछ पता चला और ना ही लाइट हाउस का कोई पता चल सका, और इस तरह ये शख्स अपनी ईजाद करदा फन्ने तामीर में ही फंस कर मौत के मुंह में चला गया। दोस्तों, क्या आपने कभी नागमणि को देखा है? आपने बहुत बार इसके बारे में सुना तो होगा, मगर इसे कभी देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ होगा। हमें अक्सर फिल्मों और ड्रामों में यह दिखाया जाता है कि नाग के पास एक नागमणि होती है, और जो इंसान इस नागमणि को हासिल कर लेता है वो दुनिया का ताकतवर तरीन और अमीर तरीन इंसान बन जाता है। और ये बात तकरीबन पूरी दुनिया में ही मशहूर है कि नाग के पास नागमणि होती है। दरअसल नाग के सर से ये चीज निकलती है, और ये नाग के सर में से निकलने की वजह से इंतहाई महंगी बिकती है। इसको नागमणि बोलकर बेचा जाता है, मगर ये दर हकीकत नागमणि नहीं होती, और इस तरह भोले भाले लोगों से पैसा हड़प कर लिया जाता है। असल में इस दुनिया में इसका वजूद है या नहीं, ये आज तक पता नहीं चल सका। सन 1960 की दहाई में कुछ इस तरह के हेलमेट ईजाद किए गए थे। इस हेलमेट की खासियत ये थी कि पीछे बैठा हुआ एक आदमी और बाइक चलाने वाला एक दूसरे से आसानी से बातचीत कर लिया करते थे। दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाली ये तस्वीर कोई स्केलेटन नहीं है, बल्कि एक फूल है। इस फूल का नाम द ड्रैगन स्कल है। कहा जाता है कि ये फूल अपने अंदर बहुत ज्यादा ताकतें लिए हुए है। ये भी कहा जाता है कि अगर ये पौधा घर में लगाया जाए तो घर बुरे असरात से बचा रहता है। दोस्तों, दुनिया के हर कोने में ड्रैगन के किस्से और कहानियां पाए जाते हैं, और तारीख में भी इनके बारे में काफी कुछ देखने और सुनने को मिलता है। चीन के 5000 साल पुराने परों से उड़ने वाले नाग से लेकर ईरान के अजदाहा तक इन सांपों के बारे में कहा जाता है कि ऐसे सांप लगभग 1000 साल पहले जमीन, हवा और समुंदर में रहते थे। मेक्सिको में 12वीं सदी में बहुत बड़े बड़े परों वाले ये नाग क्वॉट्ज़कोएट्ल के बारे में भी यही कहा गया था। यहाँ तक कि यूरोप की लोक दास्तानों में परों वाले ऐसे जानवरों का जिक्र है जो सांप से ज्यादा छिपकली की तरह नजर आते हैं। आग उगलते हुए चमकदार कौज पहने हुए लोगों को डराते थे, मगर ऐसा 1260 की सदी तक था। ये अलग अलग ममालिक में अलग अलग औकात में मुख्तलिफ तरह से उभर कर सामने आए, और ये खद्दोखाल के लिहाज से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। मगर सोचने की बात यह है कि ऐसे जानवरों की एक जैसी कहानियां और नक्शो निगार कैसे हो सकते हैं जो कि दर हकीकत मौजूद ही नहीं थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि पुराने जमाने के लोगों को डायनासोर के फॉसिल्स मिले होंगे, तो उन्होंने उनकी मौजूदगी का अंदाजा ऐसे लगाया होगा जैसे डायनासोर्स टी-रेक्स वगैरह और डिप्लोडोकस वगैरह हैं। आपको इन पुराने जमाने के बने हुए नक्शो निगार में बहुत ज्यादा मुशाबहत दिखाई देगी। कुछ लोग कहते हैं कि असली जानवरों से ये काफी मेल खाते हैं। एपिप स्नेक, जो कि मिस्री दौर में ये नदी में रहने वाला एक बहुत बड़ा सांप था, ये खूबियों में मगरमच्छ और ईल स्नेक जैसा है। जो भी हो, ड्रैगन दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में अपना वजूद कायम रखे हुए हैं। हाल ही में 2017 में चीन के एक खेत में इस तरह का ड्रैगन का ढांचा पाया गया। इनकी लंबाई तकरीबन 60 फीट थी। कुछ लोग ये यकीन कर रहे थे कि ये असली ड्रैगन की हड्डियां हैं। दोस्तों, अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल सच पर मबनी है। ये सन 2012 की बात है। चाइना की एक लड़की अमेरिका में पढ़ाई की गरज से गई। इस लड़की का नाम मैगी था। ये अमेरिका के शहर कोलंबिया में रहती थी। इस लड़की ने कोलंबिया में ही अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और वहीं पर एक जगह नौकरी करने लगी। इस कंपनी में इस लड़की की मुलाकात एक लड़के के साथ हुई। इस लड़के का नाम जोसेफ था। पहले ये दोनों दोस्त बने और 2017 में उन्होंने शादी कर ली। ये लड़का नौकरी नहीं करता था, बल्कि लड़की नौकरी करके घर का खर्च पूरा करती थी। अक्टूबर सन 2018 में इनके घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी की पैदाइश के बाद लड़का ये चाहता था कि उसकी बीवी अब घर का काम करे, मगर वो लड़की अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच झगड़ा रहता था। ये लड़की अमेरिका से हर रोज चाइना अपनी माँ से फोन पर बात करती, मगर 8 अक्टूबर 2019 के बाद इस लड़की ने अपनी माँ को फोन करना बंद कर दिया। इसकी माँ ने कई मरतबा मैगी को फोन किया, मगर हर बार उसका नंबर बंद होता। तब मैगी की माँ ने उसकी एक दोस्त को फोन किया जो अमेरिका में रहती थी। उसकी माँ के फोन के बाद वो लड़की मैगी के घर आई, मगर वो घर पर नहीं थी। घर पर उसका शौहर और उसकी 1 साला बेटी थी। उसने उसके शौहर से अपनी दोस्त के बारे में पूछा तो उसका शौहर ये कहने लगा कि कुछ दिन पहले हम दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ था और वो गुस्से से घर छोड़कर चली गई। अब मैगी की दोस्त फौरन पुलिस के पास गई। पुलिस ने लड़की की तलाश शुरू कर दी।
सबसे पहले उसका घर चेक किया गया। पुलिस को यह पता चला कि वो लड़की कोई सामान अपने साथ नहीं लेकर गई, यहां तक कि उसका मोबाइल फोन भी घर पर ही मौजूद था। पुलिस ने मोबाइल फोन चेक किया तो वहां पुलिस को एक ऐसी तस्वीर मिली जिस तस्वीर में यह साफ नजर आ रहा था कि जोसेफ अपनी 1 साला बेटी को पीट रहा है। पुलिस ने अब जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये तस्वीर एक मर्तबा मैगी ने अपनी मां को भेजी थी और साथ अपनी मां को यह बताया था कि यह शख्स पहले जैसा नहीं रहा। अब बेटी को मारने के जुर्म में जोसेफ को जेल हो गई। पुलिस ने उसके घर की दोबारा तलाशी ली तो पुलिस को वहां से मिट्टी से भरा हुआ एक जूता मिला। पुलिस ने वो जूता अपने पास रख लिया और लड़की की तलाश शुरू कर दी गई। ये 25 अप्रैल सन 2021 की बात है। इस लड़की को गायब हुए पूरे 17 माह बीत चुके थे। 25 अप्रैल के दिन एक लड़का एक पार्क में घूमने गया जो शहर से जरा हटकर था। लड़का एक दरख्त के नीचे बैठा तो उसे ऐसा लगा जैसे इस दरख्त के नीचे कुछ दफन किया गया हो। लड़के ने इस जगह को खोदना शुरू किया तो वहां से एक लाश बरामद हुई। लड़के ने इस लाश के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम से यह पता चला कि ये लाश मैगी की ही है। पुलिस ने जब जोसेफ से पूछा तो वो कहने लगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा, वो सच में घर छोड़कर चली गई थी। मगर पुलिस को इसी आदमी पर शक था। पुलिस ने उसके घर पर मौजूद जूते को चेक किया। उस जूते के ऊपर जेनिफर नाम के एक पौधे के चंद पत्ते चिपके हुए थे। जहां से मैगी की लाश मिली थी वहीं पर जेनिफर का दरख्त था। अब पुलिस को यकीन हो चुका था, यानी इस क्रॉस चेक के बाद, कि उसने ही अपनी बीवी का कत्ल किया है। पुलिस ने जब उसके साथ थोड़ी सी सख्ती की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि 8 अक्टूबर को हम दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान मैंने अपनी बीवी के सर पर एक भारी चीज मार दी थी जिससे वो मर गई थी और मैंने उसे वहां ले जाकर उस पार्क में दफन कर दिया। इस जुर्म की पादाश में उसे 28 साल की जेल हो गई। इस अजीबोगरीब गड़े को रूस के कुछ रिसर्चर्स ने साइबेरिया में दरियाफ्त किया था। वो लोग इस जंगल में कुछ रिसर्च का काम कर रहे थे। उन्होंने इस गड़े पर भी काफी रिसर्च की, लेकिन वो ये कभी नहीं जान पाए कि ये कैसे वजूद में आया। आसपास रहने वाले लोगों ने इस गड़े को ईवल पीट का नाम दिया था। वहां के रहने वाले लोगों का एक अजीबोगरीब अकीदा भी था। उन लोगों का यह कहना था कि अगर कोई जाहिल और कम अक्ल आदमी इस गड़े के पास जाएगा या तो वो गायब हो जाएगा या वो मारा जाएगा। ये सन 2005 की बात है। कुछ रूसी रिसर्चर्स की टीम इस गड़े पर रिसर्च करने आ रही थी। जब वो टीम इस जंगल में पहुंची तो उनके लीडर की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई और वो टीम कुछ रिसर्च किए बगैर ही वापस चली गई। दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाली ये औरत एक मर्तबा 32 मर्दों के साथ एक आइलैंड में फंस गई थी। दरअसल ये लड़की और इसका शौहर एक आइलैंड पर बिल्कुल अकेले जिंदगी गुजार रहे थे। सन 1944 में बहुत ज्यादा जापानी सेलर अमेरिकी हमले से बचने के लिए इस आइलैंड पर चले गए। इन जापानियों ने जब इस औरत को देखा तो उनमें से हर एक के दिल में उस औरत को पाने का लालच पैदा हो गया। 32 आदमियों में से एक आदमी ने उस औरत के शौहर को कत्ल कर दिया और उस औरत से शादी कर ली। हत्ता कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जो आदमी ताकतवर होता वो इस औरत के शौहर को मार देता और खुद शादी कर लेता। इसी तरह करते करते 11 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। जब उन लोगों ने यह महसूस किया कि इस औरत के चक्कर में हम सब लोग मारे जा रहे हैं तो उन्होंने इस औरत को ही कत्ल करने का मंसूबा बनाया। इससे पहले कि वो औरत को जान से मारते, वो औरत इस आइलैंड से फरार होने में कामयाब हो गई। पेस्टेंस फेटोफेथोरा नाम के एक खास फंगस ने आलू की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। ये सिलसिला 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 7 साल बाद 1852 में थमा था। ये खराब आलू खाने की वजह से इस मुल्क में 10 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी और कई लोग ये मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक में हिजरत कर चुके थे। कहा जाता है कि आलूओं की इस तबाही की वजह से वहां की आबादी 25% तक कम हो गई थी। आलूओं को फंगस लगने की वजह से इन ममालिक की अथॉरिटीज ने मलिका विक्टोरिया को इस फसल की तबाही के बारे में बताया और मलिका से ये इल्तिमास की कि वो हम लोगों की मदद करें। उस दौर में आयरलैंड पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। मदद के तौर पर मलिका विक्टोरिया ने कॉर्न लॉ वापस ले लिया। ऐसा करने से अनाज की कीमत काफी हद तक कम हो गई, तब भी खुश्क साली खत्म नहीं हो सकी। ये 1521 के आसपास का वाकया है। फ्रांस में 2 आदमी रहा करते थे। एक का नाम बी वॉकर और दूसरे का नाम माइकल वार्डन था। ये दोनों सीरियल किलर थे। इनका काम बच्चों को अगवा करना था। ये दोनों आदमी बच्चों को अगवा करके जंगल में ले जाते, फिर वहां जाकर बच्चों को कत्ल कर देते।
जब आसपास के लोग इनकी हरकतों से बहुत ज्यादा तंग आ गए तो उन्होंने इन दोनों को पकड़ने का मंसूबा बनाया। वहां के लोगों ने इनको पकड़ लिया। बाद में हर तरफ ये बात फैल गई कि ये दोनों असल में भेड़िए हैं। ये बच्चों को मारकर उनका गोश्त खा जाते हैं और खून पी जाते हैं। इन दोनों को सबके सामने सरेआम फांसी दी गई। इनको फांसी देने के कुछ ही अरसे बाद फ्रांस में एक और ऐसा केस सामने आया। एक आदमी जो जंगल में रहता था वो गांव में आता और बच्चों को बहला फुसलाकर और चीजों का लालच देकर अपने साथ जंगल में ले जाता। ये शख्स भी उन दो आदमियों की तरह बच्चों का कत्ल करके उनका गोश्त खाता और खून पीता। गांव के लोग इसको एक वेयरवुल्फ ही समझते रहे। फ्रांस के बहुत से लोगों का यह कहना था कि उन्होंने इस शख्स को अपनी आंखों से एक इंसान से वेयरवुल्फ में तब्दील होते देखा है। आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे यूरोप में फैल गई और लोगों का यकीन इस बात पर पुख्ता होता गया कि इस दुनिया में वेयरवुल्फ पाए जाते हैं। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप में जिन लोगों पर वेयरवुल्फ होने का जरा सा भी शक होता था, ऐसे बहुत से लोगों को सरेआम फांसी दे दी गई थी। 18वीं सदी में जब टेक्नोलॉजी ने तरक्की की तो लोगों में सोचने समझने की सलाहियत परवान चढ़ी। तब लोगों ने यह जाना कि ये पुराने जमाने की अफसानवी कहानियां हैं। मेडिकल साइंस भी ये बात साबित कर चुकी है कि कोई इंसान कभी भेड़िया नहीं बन सकता। हाँ, ऐसा जरूर मुमकिन है कि वो उस जानवर जैसी हरकतें करे, मगर वो कभी उस जैसा बन नहीं सकता। दोस्तों, लुइस ग्रेविटी नाम का ये आदमी लंबिया में रहता था। ये 1957 में पैदा हुआ था। इसके बाप की एक बहुत बुरी आदत थी। वो हमेशा शराब के नशे में धुत रहता और नशे में लुइस को मार पीट करता रहता। लुइस बहुत छोटी उम्र से ही काम धंधे पर लग चुका था। एक मर्तबा जब ये शदीद बीमार हुआ तो इसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाया गया। उस डॉक्टर ने इस बच्चे के साथ गलत हरकत की और ये बात उसके दिमाग में बहुत बुरे तरीके से बैठ गई। जब ये लड़का थोड़ा जवान हुआ तो उसने एक मर्तबा बिला वजह 2 परिंदों को मार दिया। जब उसने इन परिंदों को मारा तो उसे बहुत तस्कीन मिली और इस काम के करने में उसे मजा आने लगा। इस शख्स ने एक मर्तबा एक 6 साल के बच्चे को अगवा कर लिया और उसे जंगल में ले गया और उस शख्स ने उसके साथ वो काम किया जो उसके साथ बचपन में किया गया था। ये शख्स अगले तकरीबन 150 बच्चों के साथ यही घिनौना फेल करने वाला था। ये शख्स जिस वक्त अपने इस काम में मशगूल था उस वक्त कोलंबिया में सिविल वॉर चल रही थी, इसलिए किसी ने इस शख्स की तरफ खास ध्यान न दिया। एक मर्तबा ये एक बच्चे को जंगल की तरफ लेकर गया, मगर वहां पर एक 17 साला लड़के ने इस शख्स को देख लिया। वो 17 साला लड़का काफी निडर और बहादुर था। उसने दूर से लुइस की तरफ पत्थर फेंका जो सीधा आकर उसे लगा। उस 17 साला लड़के ने उस बच्चे को उठाया और जंगल से भाग खड़ा हुआ। उस शख्स ने बहुत दूर तक उनका पीछा किया, मगर वो नजर न आए। वो दोनों लड़के सीधा पुलिस के पास गए और इस शख्स के बारे में सब कुछ बताया। इस शख्स को जब गिरफ्तार किया गया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसका कहना था कि उसने तकरीबन 150 बच्चों को इस्तेमाल किया है। इस शख्स का मुकदमा अदालत में चलाया गया तो इसे 1800 साल के लिए कैद की सजा सुना दी गई। मगर उन वक्तों में कोलंबिया में यह कानून राइज था कि किसी भी शख्स का जुर्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे 40 साल से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। इसलिए उस शख्स की सजा में भी तखफीफ कर दी गई। सन 2023 में जब ये रिहा होकर बाहर निकला तो उसके एहतजाज में लोग सड़कों पर निकल आए। उसे वापस जेल में बंद कर दिया गया, मगर थोड़े ही अरसे के बाद ये जेल में मुर्दा हालत में पाया गया। ये तकरीबन 100 साल पहले का एक वाकया है। सन 1932 में जर्मनी के 4 लोग अपने हवाई जहाज में बैठकर इस पूरी जमीन का एक चक्कर लगाने के लिए निकले, मगर उनमें से 2 लोगों के साथ एक ऐसा अजीबोगरीब वाकया पेश आया कि वो एक बंजर सहरा में बुरी तरह फंस कर रह गए। साल 1932 में हवाई जहाज को इजाद हुए सिर्फ 30 साल का अरसा गुजरा था। सन 1903 में पहली मर्तबा हवाई जहाज बनाया गया था। क्योंकि इसे पहली मर्तबा बनाया गया था, इसलिए इस इजाद को देखकर सारी दुनिया हैरान और परेशान थी कि एक चीज हवा में कैसे उड़ सकती है। वक्त के साथ साथ इस टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती गई। हवाई जहाज के नए से नए मॉडल बनते चले गए और पायलट यही कोशिश करते रहे कि हवाई जहाज के सफर को किस तरह बेहतर और महफूज बनाया जा सकता है। सन 1932 में जर्मनी के 4 लोगों ने पूरी दुनिया घूमने का फैसला किया। उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने तैयार करदा सी प्लेन के साथ, यानी कि समुद्र पर उड़ने वाले हवाई जहाज के साथ दुनिया के बहुत से ममालिक का सफर करेंगे। उनमें से 2 पायलट थे, जिनमें से एक का नाम हैंस बैट्रम था और दूसरे का नाम एडोल्फ काल्समैन था। इन लोगों ने जर्मनी से जहाज पर अपने सफर की इब्तिदा की और तकरीबन अगले 10 हफ्तों तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गए।
जिनमें इटली, बर्मा, इराक, यूनान, मालदीव, तुर्की, थाईलैंड वगैरह ये ममालिक शामिल थे। इन लोगों का ये सफर काफी मशहूर हो चुका था। जब लोगों को ये मालूम हुआ कि 4 लोग इस जमीन का चक्कर लगाने के लिए निकले हैं, तो जब ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहां पर लोग उनको खुशामदीद कहने के लिए एयरपोर्ट पर जमा हो जाते। ये चारों सफर करते हुए इंडोनेशिया तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने फैसला किया कि हैंस और एडोल्फ ये दोनों जहाज में बैठकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ सफर करेंगे और बाकी 2 वहीं इंडोनेशिया में क़याम पजीर रहेंगे। इन चारों ने चीन में मिलने की मंसूबाबंदी की। तब हैंस और एडोल्फ अपने सी प्लेन को लेकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ परवाज कर जाते हैं, मगर थोड़ी ही दूर जाकर फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसी वजह से इसी समुद्र के साहिल पर उन लोगों को अपना जहाज उतारना पड़ा। अब जिस जगह पर वो उतरे थे वो जगह किम्बरली रीजन था। यहाँ कोई भी जानदार आबाद नहीं था और ये दोनों वहां पर अकेले घूम रहे थे। इन लोगों के पास खाने पीने का सामान भी इंतहाई कलील रह चुका था। वैसे तो इस बंजर सहरा में कोई नहीं रहता था, मगर कुछ दूर जाकर उन्हें कुछ कबायली लोग नजर आए। ये लोग उन कबायलियों के पास गए, मगर परेशानी की बात यह थी कि दोनों एक दूसरे की जबान से बिल्कुल नावाकिफ थे। वो कबायली आदमी उन दोनों की जबान नहीं समझ पा रहा था, यहां तक कि उसने हवाई जहाज भी पहली मर्तबा देखा था। उन दोनों लोगों ने उस कबायली आदमी को अपना मुद्दा समझाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहे और वो कबायली भी उन लोगों को छोड़कर कहीं भाग गया। इस बंजर सहरा में घूमते हुए उन लोगों की हालत काफी अबतर हो चुकी थी। तकरीबन 13 दिन तक वो लोग इसी रेगिस्तान में भटकते रहे, मगर उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। तब उन लोगों ने फैसला किया कि वो अपने हवाई जहाज को एक कश्ती की तरह इस्तेमाल करेंगे। ये जहाज बाआसानी एक कश्ती की तरह इस्तेमाल हो सकता था। अब उन लोगों के साथ एक मसला ये भी था कि उन्हें सहरा से दुरुस्त समत का भी नहीं पता था कि उन्होंने जाना कहाँ है, किस तरफ जाना है। उन्होंने फिर भी जहाज को कश्ती की तरह इस्तेमाल में लाकर समुंदर में घूमना शुरू कर दिया। उन लोगों को समुंदर में इसी तरह बेयारो मददगार घूमते हुए 25 दिन गुजर चुके थे, मगर उन्हें कहीं से मदद मयसर न हुई। आखिरकार उन्हें एक आयरलैंड नजर आया। ये आयरलैंड बर्नियर के नाम से मशहूर है। ये लोग उसी जजीरे में रुक जाते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि सारी दुनिया में उनके सफर का चर्चा था। जब ये दोनों गायब हुए तो उनकी खबर पूरी दुनिया में फैल गई। उन वक्तों में किसी इंसान को ढूंढना खासा दुश्वार काम था, मगर फिर भी ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने कई हजार किलोमीटर का एरिया छान मारा, मगर उनका कुछ पता न चल सका। उधर वो दोनों लोग इसी जजीरे पर रहना शुरू कर देते हैं। वहां पास ही एक नदी बहती थी और उसकी वजह से उन्हें पानी बाआसानी मयसर हो जाता था। जिंदा रहने के लिए किसी न किसी तरीके से वो खाने का भी बंदोबस्त कर लेते थे। दोस्तों, ये लोग 13 मई को गायब हुए थे और 22 जून को उनको इस जजीरे से बाजियाब करवा दिया गया। तकरीबन 39 दिनों बाद उन लोगों का सुराग मिला। जब उनको ढूंढने वाले लोग उस मकाम पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ये एक गार में रह रहे थे। ये जिस्मानी तौर पर काफी कमजोर हो चुके थे और उनकी हालत भी काफी खराब थी। जब ये लोग ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो तकरीबन 6000 लोग उन दोनों के मुंतजिर थे।